Hello बच्चों, very good morning to everyone. This is second lecture of chapter 2 chemistry, that is acids, bases and salt. और बच्चों हमारे अभी कुछ कंसेक्यूटिव लेक्चर्स में हम इस एसिड बेसिस सॉल्ट की कुछ हिस्ट्रीज पढ़ेंगे, जहां से हमें आइडियाज होगा कि आज के टाइम में हमारे पास इस पे क्या रिवॉल्यूशनरी चीजें हैं, क्या हमें स्टडी करने हैं और कैसे स्टडी करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो, वी डू हैव 3 theories which we are going to deal with it. Okay, the first theory which was given by Svante Arrhenius, it was given in 1884. सोचो आज से अराउंड अगर बोला जाए तो 150 साल पहले, ठीक है, सर आर्हेनियस ने अपनी कुछ थ्योरीज दिया। उन्होंने इस फील्ड में कदम रखते हुए उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई एसिड्स और बेसिस के बारे में, जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है, सराउंडिंग्स में चीजें हैं, कौन एसिड है कौन बेसिस है, उसके अकॉर्डिंगली। After that, okay, in 1923, you can see the comparison. Okay, उसके बाद लगभग इधर आपका जो है 50 इयर्स के अंतराल में 40 to 50 इयर्स, ठीक है, उसके अराउंड जो है 2 साइंटिस्ट आए। One is James Bronsted, another one is James Lowry. Okay, and they have given the Lowry-Bronsted theory. ठीक है, Lowry-Bronsted theory में क्या था, हमारे आर्हेनियस थ्योरी में क्या था, ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूं कि ये जो आर्हेनियस थ्योरी है बच्चों, ठीक है, इनमें जो लिमिटेशंस रहा, जो भी चीजें आप यूं समझो कि जो भी कमियां रही, उन कमियों को इन्होंने थोड़ा और एक्सप्लेन किया, ठीक है। लेकिन इनकी थ्योरीज में भी कुछ कमियां रह गई, कुछ लिमिटेशंस रह गया, और वो लिमिटेशंस फिर 1930 में लेविस थ्योरी के द्वारा, ठीक है, मींस यू कैन से by G.L. Lewis, he have just came forward and he have explained that one. But still Lewis theory do have few limitations that we will see. So, in few consecutive lectures, we will understand about the Arrhenius theory and its limitations. Okay, Lowry-Bronsted theory and its limitations, and Lewis theory and its limitations. So, right now you can see here on the board about the Arrhenius theory, which was given by the Svante Arrhenius in 1884. So what are that theories? What was the actually formatting things about the acids and bases which was given by the Sir Arrhenius? Let's see here. तो बच्चों देखा जाए तो टोटली हमारे पास Arrhenius theory का Arrhenius total 5 postulates होते हैं. Okay, in that 5 postulates I have given you 3, and just after these 3 I am going to explain 2 more also. ये देख करके ये दिमाग में मत रखना कि सर postulates टोटल 3 ही होता है। I'm just writing here. There are total 5 postulates given by the Arrhenius, and these postulates are very easy. As in the introduction class you have gone through the chemistry. आप introduction class में गए होंगे chemistry का, उसमें जो भी बातें मैंने definitions में बताया था, वो सारी बातें basically हमारे Arrhenius theory में postulates, because he was the first person who have just given about the in 1884 given about the acids and bases. Okay, that's why. The first one is an acid is a substance which contain hydrogen and produce H plus ion in aqueous solution. समझ में आ रही बात है? मतलब एसिड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्वस फॉर्म में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन H प्लस आयन रिलीज करेगा। डेफिनेशंस में भी हमने देखा, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूसेस H प्लस आयन। ओके, इवन फर्दर मॉडिफाइड डेफिनेशन में हमने देखा हाइड्रोनियम आयन भी प्रोड्यूस करता है, H3O प्लस भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन अभी फिलहाल आपने समझना है H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। ये किसने बताया था? सबसे पहले आर्हेनियस ने बताया था अपने फर्स्ट पोस्टुलेट्स में, that when you are going to dissolve the oxygen in aqueous form it going to produce H plus ion. Okay, second, a base is a substance. उन्होंने एसिड और बेस दोनों के बारे में बताया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसिड के बारे में। That's why it's written here Arrhenius theory based upon the postulates of Arrhenius is based upon the acids and bases, दो चीजों के बारे में। सॉल्ट का बेसिकली स्टडीज हम लोगों को पोस्टुलेट्स में नहीं करने होते, क्योंकि वो एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस मिल करके हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, चलिए सेकेंड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या बताया, सिमिलरली यहाँ H प्लस आयन मिल रहा था, यहाँ क्या है, जैसे एक्वस फॉर्म में हम लेकर के चलेंगे, ठीक है, एग्जांपल्स भी मैंने दिया था फर्स्ट वाले में, तो वो एग्जांपल्स याद रखने आपको। जैसे एक्वस फॉर्म में लेके चलेंगे सॉल्यूशन को, क्या हो जाएगा, वो OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, और इस OH हाइड्रोक्साइड आयन से मैंने बताया था कि आप बेसिस का पहचान भी कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी द थर्ड वन। फर्स्ट और सेकंड तो सर डेफिनेशन से क्लियर हो गया और ये याद भी रहेगा, लेकिन थर्ड क्या है सर? तो थर्ड आपको यहाँ 2 डेफिनेशन से जो नोट भी करने, याद भी रखने हैं। वो 2 डेफिनेशन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन है, एक वीक एसिड का डेफिनेशन है। ठीक है,
वो क्या क्या एसिड्स हैं, चलिए देखते हैं। ऑल एसिड्स विच आयोनाइज कंप्लीटली, अगर आयोनाइजेशन हो रही है बच्चों, ठीक है, और वो आयोनाइजेशन पूरा कंप्लीट हो रहा है, मतलब H प्लस आयन जो रिलीज हो रहा है वो H प्लस आयन पूरी तरह से, ठीक है, कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा तो वो ज्यादा कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस करेगा H प्लस आयन का, ठीक है, क्योंकि आयोनाइजेशन कंप्लीटली हो रहा है H प्लस, और इसके साथ जो भी नेगेटिव चार्जेस के आयंस थे वो कंप्लीटली जो है सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में कंप्लीट आयोनाइजेशन के केस में कंसंट्रेशन हाई होता है, और कंसंट्रेशन अगर किसी भी सब्सटेंस का हाई होगा, खास करके अगर एसिड का कंसंट्रेशन हाई होता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का है, ठीक है। सो यू कैन डिफाइन स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक दिस, all acids which ionize completely and hence produce more concentration of H plus ion. H plus ion अगर ज्यादा मात्रा में होंगे प्रोड्यूस तो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नेक्स्ट, उसी के बाद हमारा वीक एसिड का भी डेफिनेशन है। अब आप खुद ही समझो, जब हाई कंसंट्रेशन होगा तो मतलब ज्यादा आयनाइजेशन हुआ H प्लस आयन का तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा है। अब उस आयनाइजेशन में थोड़ा कम होता है, अगर कंसंट्रेशन पूरा हाई नहीं होगा तो उस केस में वीक एसिड्स कहलाएंगे, ठीक है। हम लोग एग्जांपल्स भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आयनाइजेशन हो रहा है एसिटिक एसिड का CH3COOH, ठीक है, ये एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन है, समझ में आ रही बात है। तो यहां पे क्या होगा, हमें प्रोड्यूस होगा H प्लस आयन अलॉन्ग विथ इट CH3COO माइनस, ठीक है, एसिटेट आयन। तो एसिटिक एसिड ये हमारा आयनाइजेशन की ओर मूव करेगा। फिर आप बोलोगे सर प्रैक्टिकली ऐसे देख करके आयनाइजेशन के दौरान क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है? नो, वी कैन नॉट डायरेक्टली जस्ट फाइंड विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन आल्सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड। ये रिएक्शन देखिए ध्यान से, ये आपका एक वीक एसिड, कैसे, उसके लिए आपने लर्न करने होंगे कुछ टेबल, कुछ चार्ट जो है आपको एग्जांपल्स याद रखने होंगे, जिसके जरिए आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो दैट ओके दिस इज अ वीक, व्हाई, बिकॉज देयर इज अ you can say release of less amount of ionization takes place of the H plus ion। तो ये एग्जांपल हमारा हो गया बच्चों वीक एसिड का, ठीक है। उसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो HNO3 होता है, ये इसकी आयोनाइजेशन जो है बच्चों इतना ज्यादा हाई होता है, ठीक है, कि H प्लस आयन और इसके साथ साथ जो रिलीज होंगे NO3 माइनस आयन, ठीक है, नाइट्रेट आयन, ये जो है 100% आयनाइजेशन होता है। किसी भी सब्सटेंस का 100% आयनाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, समझ में आ रही बात है, तो आप सोचो वो कितना ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, गॉट इट, समझ में आ रही बात है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का उन्होंने, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स का उन्होंने डेफिनेशंस दिया। थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने बताया कि अगर फुल कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करेगा, पार्शियल आयनाइजेशन होगा तो वो वीक एसिड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने प्रूव किया, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ पोस्टुलेट्स पढ़ने, पोस्टुलेट्स देखने क्या क्या उन्होंने बताया था। नेक्स्ट विल प्रोसीड फॉर द फोर्थ पोस्टुलेट। तो बच्चा जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बताया था, जैसा थर्ड में वैसे ही फोर्थ में, थर्ड में एसिड के लिए, फोर्थ में बेस के लिए। एसिड के केस में H प्लस आयन रिलीज हो रहा था, फुल आयनाइजेशन तो स्ट्रॉन्ग एसिड, पार्शियली आयनाइजेशन तो वीक एसिड, ठीक है। उसी तरह से बेसिस भी क्या होंगे, अगर पूरा फुल्ली आयनाइज होंगे, कंप्लीटली आयनाइज होगा तो वो ज्यादा कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करेगा, और उसके साथ साथ OH माइनस आयन का तो हाई कंसंट्रेशन होगा, और हाई कंसंट्रेशन के केस में क्या होता है बच्चों, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, ठीक है, याद रखोगे क्या बना रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, ठीक है। और जब वो पार्शियली आयनाइज करेगा, पार्शियली आयनाइज करेगा, उस केस में क्या होता है बच्चों, OH माइनस आयन क्या होंगे, वो बनाएंगे आपके वीक बेसिस बनाएंगे। बस सिमिलर एसिड वाला केस है, कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं आपको। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मूव करते हैं तो एग्जांपल्स में हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, क्योंकि OH है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, दिमाग में बैठा, ठीक है। तो इस OH को अगर हम लोग आयनाइज करते हैं तो K प्लस और OH माइनस हमारा रिलेशन, यहां भी 100% आयनाइजेशन माना जाता है, ठीक है, 100% आयनाइजेशन होगा, और 100% आयनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग सॉरी बेस, ठीक है ना। चलिए ये क्लियर होगी बात है। एक और एग्जांपल अगर हम लोग मूव करते हैं तो ये तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ये आपका रिवर्सिबल जाएगा, वीक बेस है, ठीक है, ये एक वीक बेस है। व्हाई इट इज अ वीक बेस, अब तो आंसर आप खुद ही दे सकते हो,
क्योंकि इसकी जो आयनाइजेशन होगी NH4 प्लस OH माइनस आयन पे, तो यहाँ पे ये आयनाइजेशन 100% ना होकर के थोड़ा लेस होता है। तो लेस आयनाइजेशन के केस में क्या होगा, देयर विल बी अ वीक बेस, ओके, फॉर्मेशन ऑफ अ वीक बेस मींस दैट नॉट अ फॉर्मेशन ऑफ अ वीक बेस, वी कैन से दैट द बेस व्हिच वी हैव टेकन दैट इज वीक बेस, ठीक है। और फिर अभी तक 4 याद हो गए होंगे आपको। अब ये पांचवा देखो, मैं बोला क्लास में यही लर्न करते चले जाएंगे। तो पोस्टुलेट ऑफ आर्हेनियस थ्योरी बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए फिफ्थ देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन किसके किसके बीच में होनी चाहिए, एसिड्स और बेसेस के बीच में होनी चाहिए। व्हेन देयर विल बी रिएक्शन बिटवीन द एसिड्स एंड बेसेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। बस ये 4 कीवर्ड है, याद रखो। व्हेन देयर विल बी रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस दे आर गोइंग टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो यहां पे ये जो फिफ्थ हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, इसके अवज में बहुत सारे वर्ड जो है हमें लर्न करने होंगे यहाँ पे, जो कि जनरली सीबीएसई में नहीं दिया जाता। वहां आपको सिर्फ ये बता करके छोड़ दिया जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बच्चा, एसिड और बेस कंबाइन होगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, जैसे कि पहला ही वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिया था सॉल्ट का, सॉल्ट फॉर्मेशन का बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। उसी तरीके से फिर से हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और समझेंगे। सो लेट्स सी हियर। तो बच्चों कुछ पॉइंट्स जो आपको इन 5 पोस्टुलेट्स के बाद याद रखना है। ये 5 पोस्टुलेट्स तो एकदम आसान है। एसिड का डेफिनेशन हमने देखा कि H+ आयन रिलीज कर रहा था, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पोस्टुलेट्स में हमने देखा कि OH- रिलीज कर रहा है, ठीक है, इन एक्वस फॉर्म। और थर्ड हमने देखा कि जो सारे एसिड्स होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग या बेस नहीं हो सकते, कुछ स्ट्रॉन्ग होंगे कुछ बेस होंगे। किस क्राइटेरिया पे स्ट्रॉन्ग और बेस होंगे, तो उनका क्राइटेरिया सिंपल इतना कि एसिड को अगर डिसॉल्व करते हो एक्वस फॉर्म में, तो उसका जो आयनाइजेशन है अगर हाईएस्ट होगा, 100% होगा, 90% प्लस होगा, तो वो उस तरह के एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। जिनका आयनाइजेशन लेस होता है जनरली, ठीक है, वो वीक एसिड कहलाएंगे। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का भी वही केस है। उसी तरह से फिफ्थ पोस्टुलेट जो उनका था वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे था डायरेक्टली। मतलब अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं एसिड्स और बेस का तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, जनरली यही हम लोग समझते हैं। लेकिन इसी फिफ्थ पोस्टुलेट में एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसे आपने याद रखना है, वो है स्पेक्टेटर आयंस, ठीक है। स्पेक्टेटर आयंस बोलते हैं किसको है, बेसिकली होता क्या है बच्चों, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करता है आपस में, मैंने तो बोल दिया कि एसिड बेस कंबाइन किया, सॉल्ट और वाटर मिल गया। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करते हैं आपस में, तो उस केस में क्या होता है, जनरली ध्यान से सुनोगे, इसे मैंने लिखा नहीं है इसलिए एकदम ध्यान से सुनोगे। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करते हैं आपस में, तो उस केस में क्या होता है बच्चों कि जो हमारा प्रोडक्ट रिलीज होता है उस प्रोडक्ट में वो एसिड का, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेकर के चलते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस लेकर के चलते हैं NaOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है, चलो यहाँ शॉर्ट में लिख दिया S से स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बतलाया गया वो ध्यान से समझना। स्पेक्टेटर आयंस किसको बोलते हैं, जब कॉम्बिनेशन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो उस केस में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, उस प्रोडक्ट में क्या होता है, उस प्रोडक्ट में जो एसिड का, ठीक है, ध्यान से समझना, जो एसिड का अनायन होगा, ठीक है, और जो बेस का कटायन होगा, वो कंबाइन नहीं करते हैं डायरेक्टली, और वही आयंस स्पेक्टेटर आयंस कहलाते हैं। फिर से ध्यान से समझना, एसिड का मैंने क्या बोला, एसिड का मैंने बोला अनायन, नेगेटिव आयन, ठीक है, क्योंकि इसमें H+ आयन तो रिलीज हो गया। अब Cl- आयन जो बच रहा है वो अनायन है इसका, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपका कंबाइन नहीं होगा। यहां पे हमारा क्या है, जो कटायन है हमारा, ठीक है, क्यों, तो जो अनायन है OH- वो OH- तो हमारा रिलीज हो गया, Na+ बच रहा है, Na+ क्या होगा, तो वो हमारा कटायन है। तो इस दो आयन को जो कंबाइन नहीं होंगे डायरेक्टली, अगर हम लोग इसका रिएक्शन लिखते हैं जनरल फॉर्म में अगर देखा जाए, तो HCl प्लस NaOH हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, NaCl प्रोड्यूस करेगा एज अ सॉल्ट और वाटर मिलेगा हमें H2O। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं मिलता है, यहां समझना है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन होंगे तो उस केस में प्रोडक्ट बच्चों हमें मिलेगा Na+ प्लस Cl-, ये आयंस मिलेंगे, कटायन फ्रॉम द बेस, ओके, एंड अनायन फ्रॉम द एसिड, गॉट इट, एसिड से अनायन और बेस से कटायन। उसके साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा है, H+ आयन यहां से रिलीज हुआ
और OH माइनस यहां से रिलीज हुआ, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं और वाटर का प्रोडक्शन होता है। समझ में आ रही बात है? मतलब यहां पे ये क्लियर हुआ कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन होंगे बच्चों, तो उस केस में हमारे पास Na+ और Cl- मतलब एसिड का हमारा अनायन और बेस का हमारा कटायन, ये दोनों आपस में कंबाइन डायरेक्टली नहीं होंगे, वो रिलीज हो जाएंगे और उनके साथ साथ वाटर रिलीज होगा। ठीक है, वाटर तो हमें मिल जा रहा है, लेकिन ये दोनों जो है बच्चों Na+ और Cl-, यही इन्हीं आयंस का नाम दिया गया है स्पेक्टेटर आयंस। तो स्पेक्टेटर आयंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? स्पेक्टेटर आयन आर द आयंस, ओके, which we are getting by the combination of strong acid and the strong base, which we are getting as the reaction between the strong acid and strong base. In that case we are getting as a spectator ion, और उस स्पेक्टेटर आयन में क्या होता है? एसिड का अनायन, ठीक है, और बेस का कटायन, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग, कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे, दोनों का फॉर्मेशन को हम लोग स्पेक्टेटर आयंस कहते हैं। और उसके साथ ही साथ बच्चों वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, तो याद रखोगे। ठीक है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद क्या हुआ था, जो अर्हेनियस थे अपने 5 पोस्टुलेट्स और स्पेक्टेटर आयंस को एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने, ठीक है, उन्होंने अपने ही पोस्टुलेट पे एक जो है मॉडिफिकेशन किया था। वो मॉडिफिकेशन क्या है देखते हैं। तो बच्चों अर्हेनियस के जितने भी 5 के 5 पोस्टुलेट्स आने के बाद बच्चों, उनके बाद जो डेफिनेशन था एसिड बेसिस का, उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ, न्यू वर्जन। वो एडवांसमेंट क्या था? वो सब्सटेंसेस जो एक्वस फॉर्म में हाइड्रोनियम आयन को इंक्रीज करेंगे, वो सब्सटेंसेस जो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन को इंक्रीज करेंगे, वो एसिड कहलाएंगे। और वो सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन पे हाइड्रोक्साइड आयन को इंक्रीज करेंगे, वो बेसिस कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइन किया गया न्यू वर्जन्स में। लेकिन बच्चों जैसे कि बिगिनिंग में ही हम लोगों ने देखा था कि इनके बाद कुछ और लोगों ने आया और उन लोगों ने फिर इस एसिड बेसिस थ्योरी को और भी बेटर तरीके से, एडवांस तरीके से जो है इंप्रूव किए। लेकिन जो भी इंप्रूवमेंट हुआ इनके लिमिटेशंस पे हुआ, इनके जो भी खामियां रह गई थी इनके दौरान, एक्सप्लेनेशन के दौरान, उन खामियों को उन्होंने एक्सप्लेन कराया। ओके, सो व्हाट आर दैट लिमिटेशंस, व्हाट वर दैट ड्रॉबैक्स व्हिच वाज जस्ट रिमेन during the Arrhenius while he was explaining about the acids and the bases? वो कौन सी limitations थी, कौन से drawbacks थे? Let's see one by one. Okay, so here we do have. तो बच्चों अब बात करते हैं इनके limitations की, Arrhenius theory की क्या क्या कमियां रह गई जिसे बाद में improve किया गया। ठीक है, तो सबसे पहला कमी ये था बच्चों कि it could not explain the acidic nature of substances which do not contain hydrogen. उन्होंने उन सब्सटेंसेस के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका जो हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम कंटेन नहीं करता है, वैसे एलिमेंट भी हमारे एसिडिक होते हैं, एसिड होते हैं या फिर एसिडिक नेचर के होते हैं, वैसे भी है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल्स हमारे पास है जितने भी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स खास करके हम लोग बोलेंगे, जैसे SO3 हो गया, CO3 हो गया, कार्बोनेट्स, ठीक है, तो उस तरीके के जो भी SO3 या CO3 मतलब नॉन मेटल्स ऑक्साइड जितने होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, जो हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे OH- आयन नहीं ना लिख करके हम लोग H+ आयन्स लिखेंगे, H+ आयन कंटेन नहीं करता हूं। ठीक है, तो वैसे भी नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, ना ही वो हाइड्रोनियम आयन कंटेन कर, ना ही, सिंपल सी बात है, जो हाइड्रोजन एटम कंटेन ना करे, जो हाइड्रोनियम आयन या फिर H+ आयन कंटेन ना करे, वैसे भी एलिमेंट हमारे या फिर आप बोलो कंपाउंड हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हमारे वो एसिडिक होते हैं, बट इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, पहला। दूसरा, सिमिलरली सेकंड हमारा क्या था? बेसिस व्हिच डू नॉट कंटेन OH- आयंस। ठीक है, वो बेसिस जो OH- आयन कंटेन नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बेसिस को पहचानने का तरीका बताया था बच्चों। बेसिस को पहचानने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि अगर OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, तो वो बेस है। कुछ ऐसे भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनमें OH लगा हुआ है बट इट इज नॉट एन, इट इज अ काइंड ऑफ अ बेस। तो वैसे बेसिस को कैसे पहचानेंगे? तो वैसे बेसिस को हम लोग पहचान नहीं सकते, लेकिन हमें याद रखना होगा कि वैसे बेसिस कौन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, वो OH आयन कंटेन नहीं करते हैं, वो भी क्या होते हैं? हमारे
खास करके वो भी हमारे जो है बेसिस होते हैं। यहाँ भी उसी तरीके से जो कंटेन ना करें, ठीक है, OH माइनस आयन, उन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक है, he haven't explained in his theory। थर्ड पॉइंट, it was only confined to aqueous solution only। उन्होंने एसिड और बेसिस को सिर्फ aqueous solution के अकॉर्डिंगली ही कन्फाइन किया, एक्सप्लेन किया कि कौन सा aqueous solution एसिडिक होगा, कौन सा aqueous solution बेसिस होंगे, but he was not explain about the which gaseous medium, in gaseous medium which is acidic, which is base, और apart from the aqueous solution उन्होंने और भी किसी चीज को कन्फाइन नहीं किया, उन्होंने नहीं बताया कि कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेस होगा, ठीक है। After that, it was failed to explain the neutralization reaction which do not involve formation of water। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के, इन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इट मीन्स व्हाट, ऐसे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेसिस कंबाइन होंगे बच्चों, और हमें प्रोडक्ट में जो है वाटर नहीं मिलेगा, which do not involve its retenue। ओके, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो जैसे हमने बताया यहाँ पे कि ये एक बेस है, ये एसिड है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसे हिट करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकते हैं, यहाँ से मिल सकता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है ना, तो उस केस में हम लोगों को जो है कैल्शियम कार्बोनेट मिलने हैं। तो यहाँ पे देखो, एसिड और बेस कंबाइन कर रहा है, हमारे पास वाटर रिलीज नहीं हो रहा है, ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक जो था उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर सका। मींस ऐसा भी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दैट डू नॉट जस्ट गोइंग टू फॉर्म द वाटर। लास्ट वन, लैटर स्टडीज ऑन सॉल्यूशन हैव रिवील्ड, ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने स्टडीज हुई, ठीक है, उन्होंने जब स्टडी किया उसके बाद, तो उन्होंने क्या रिवील किया कि जो H+ आयन है, ठीक है, H+ आयंस हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। H+ आयन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, अकेला नहीं रह सकता, वो कोई एग्जिस्ट करेगा नहीं इन एक्वस सॉल्यूशन। खास करके एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब यूं समझिए एक्वस सॉल्यूशन में जब ब्रेकडाउन होता है तो H+ आयन और H- आयन हमें मिलता है। तो उन्होंने बताया कि H- आयन हमें एक्वस फॉर्म में जो है मिलेगा, मतलब H+ आयन जो है एक्वस फॉर्म में हमें मिलेगा ही, ठीक है, मतलब वो इंडिपेंडेंट जो है नहीं रह सकता है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दे एग्जिस्ट एज H3O+, H+ आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एग्जिस्ट करेगा H3O+ आयन के फॉर्म में, उन्होंने बताया, ठीक है। बट ये तो एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, क्योंकि आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया था कि एक्वस फॉर्म में क्या होता है, एसिड्स हमारे जो हैं वो H+ आयन पे या फिर H3O+ आयन पे ब्रेक होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो क्या खुद ही के थ्योरी में क्या कॉन्ट्रडिक्शन डाल दिए कि H+ आयन पे वो जो है नहीं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, एग्जिस्ट करेगा तो H3O+ आयन पे करेगा। सो दिस वाज आल्सो द लिमिटेशंस, वो खुद के आर्हेनियस थ्योरी पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो इस तरह के टोटल 5 पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया, और ये टोटल 5 लिमिटेशंस उनके पोस्टुलेट्स के भी आए, ठीक है। तो उसी के बाद जो है फर्दर स्टडीज में बच्चों, जो उनके बाद साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्हीं के लिमिटेशंस को उठा करके उस पर करेक्शन करना स्टार्ट किया। एंड फाइनली वी डू हैव more improved form of acids and bases, which we will see in the next class with the next scientist, that what kind of the theories he have just put forward in front of us and what was the limitations, फिर उस limitation को आगे कैसे सुधारा गया, और आज हमारे पास क्या limitations हैं, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिए। जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, so that we can provide you rest part of the things. Thank you. Have a good day.